दिखाई क्या देता है? जो दबा कुचला जो वर्ग है, जो 2000 साल 3000 साल से जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, आज उनकी समस्या इंटैक्ट है, बरकरार है। और इस समस्या को बरकरार रखने के लिए कारण क्या है? ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों की मनोबली, ब्राह्मणों का वर्चस्व। तो ये वर्चस्व हमें हमारे लोगों को समझना होगा कि ये क्या एग्जैक्टली क्या। ब्राह्मणों ने लोकतंत्र की हत्या करके ब्राह्मणशाही को प्रस्तावित किया। लोकतंत्र की हत्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे थे 1952 के समय में, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। ये सारा हमें हमारे सामने दिखाई देता है कि लोकतंत्र की हत्या करके, जैसे कि बाबा साहब के समय में 1952 में जो आज जो गंभीर हालात है, इस गंभीर हालात का मैं आप लोगों को कितनी बातें सीरियस है ये मैं बताना चाहता हूं। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हरवाया। 1952 को हरवाने के बाद फिर से 1954 में हरवाया बाई इलेक्शन में। 56 में बाबा साहब को मरवाया। बाबा साहब का जो डेथ है नेचुरल डेथ नहीं है। मैं ये बात आपको आज के तारीख में जोड़ के बताने वाला हूं कि आज हमारे सामने जो समस्या है वो कितनी विकट है, वो कितनी जटिल है। तो बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिखने में उनका बड़ा योगदान है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको खत्म करने में सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो बाबा साहब का है। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 52 में उनको हरवाया, 54 में भी हरवाया, 56 में उनको मरवाया। नेचुरल डेथ नहीं है, उनको मार डाला। उनको मारने के बाद उनका आंदोलन तबाह बर्बाद कर दिया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को खत्म कर दिया, जिस आंदोलन की वजह से हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग निर्माण हो गए, बुद्धिजीवी लोग निर्माण हो गए। जिस आंदोलन के बदौलत हमारे लोग पढ़ने लिखने का, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और सर्विसेज में हमारे लोग लगे। ये सारा नतीजा हमें दिखाई देता है। तो उस आंदोलन को भी उन्होंने कुचल दिया। जो आंदोलन और जो 108 साल का संघर्ष है, इस 108 साल के संघर्ष को उन्होंने पूरी तरह से सत्यानाश किया। 1978 के बाद जो काम हुआ और घनश्याम साहब का इमरजेंस हुआ, घनश्याम साहब, खपाटे साहब, दिनाबाना और इनका जो इमरजेंस हुआ, उसके बाद घनश्याम साहब का आज की तारीख में सोशल लेवल पर जो रोल है, घनश्याम साहब का उनके पहले जो रोल है वो रोल आप लोगों को बताना चाहूंगा। 2003 तक घनश्याम साहब का जो रोल, जो पॉलिटिकल लेवल पर जो भारत में पॉलिटिकल भूचाल लाया, एक सामाजिक चेतना और एक राजकीय चेतना, उस वजह से क्या हुआ, भारत में एक सामाजिक परिवर्तन, एक व्यवस्था के विरोध में, ब्राह्मणों की व्यवस्था के विरोध में एक भूचाल आया। एक राजनीतिक चेतना, और राजनीतिक चेतना के वजह से हमें क्या दिखाई दिया, घनश्याम साहब ये कहा करते थे, बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू होने लगी, बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया जैसे जैसे भारत में शुरू होने लगी, वैसे वैसे क्या हुआ, असेंबली का एज कम होने लगा, पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। आप 80 के दशक में, 90 के दशक में देख सकते हो कि पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। 5 साल गवर्नमेंट टिकना, बरकरार रहना मुश्किल होने लगा। तो ये सारा नतीजा क्या था, ये
पॉलिटिकल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर जो आंदोलन और ये जो घनश्याम साहब ने जो आंदोलन निर्माण किया था उसका नतीजा मगर हमें दिखाई क्या देता है। 2013 में उनके साथ भी बहुत बड़ा हादसा उनके साथ भी हुआ। 2003 के बाद 2003 से 2006 में भी उनका भी डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है। उनका भी आंदोलन तबाह बर्बाद हमारे सामने हमें दिखाई देता है। उनका आंदोलन तबाह बर्बाद किया। आपको आपके जानकारी के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। 2007 में पहली बार ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश में पहली बार स्टेबल गवर्नमेंट दिया। 2007 से लेकर 2012 तक पहली बार स्टेबल गवर्नमेंट स्थिर सरकार दी। 2007 से लेकर 2012 तक 12 में पेपर में न्यूज आया, मायावती इज द फर्स्ट सीएम हु कंप्लीटेड 5 ईयर टर्म। न्यूज क्या आया? मायावती इज द फर्स्ट सीएम हु कंप्लीटेड 5 ईयर टर्म। आप यूपी का अगर हिस्ट्री देखेंगे 1952 से लेकर 2007 तक कोई भी ऐसा सीएम नहीं है, कोई भी ऐसा सीएम नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं था जिन्होंने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया हो। 2007 तक 2007 तक ये क्यों हो रहा था? बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया में ये हो रहा था और ब्राह्मणों ने ईवीएम के माध्यम से इनको 5 साल का टर्म दिया। उसके पहले क्या हुआ था यूपी में? 2007 तक 9 बार प्रेसिडेंशियल रूल लागू रहा। 2007 तक प्रेसिडेंशियल रूल लागू रहा 9 बार। 2007 से 2012 मायावती को दिया। 2012 से 2017 अखिलेश यादव को दिया स्टेबल गवर्नमेंट। उसके पहले आप देखिए 1989 से लेकर 2007 तक यूपी में गवर्नमेंट देखिए। आप यूपी का गवर्नमेंट एटलीस्ट अगर आप 1989 से 2007 तक भी देखेंगे तो यूपी का गवर्नमेंट 1989 के बाद 91 में गिर गया, 93 में गिर गया, 2 साल के बाद 95 में गिर गया, 97 में गिर गया। आप देखिए, आप अगर यूपी का ही केवल अंदाजा आपको अगर अंदाजा आएगा तो ये सारा सामाजिक लेवल पर एक बड़ा आंदोलन का नतीजा। हमारा जो आंदोलन चल रहा था, हमारे जो लीड करने वाले लोग हैं, घनश्याम साहब है और सामाजिक लेवल पर घनश्याम साहब है, तो वो आंदोलन के माध्यम से क्या हो रहा था, ये एक उनको कांग्रेस और बीजेपी को गठजोड़ करके वहां 18-18, 24-24 एनडीए यूपीए गठ जोड़ करके उनको सरकारें बनानी पड़ी। ये सारा हो रहा था हमारे आंखों के सामने। ये उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? स्टेबल गवर्नमेंट लाया। 2007 से लेकर 2012 स्टेबल गवर्नमेंट, 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश को दिया। ये ईवीएम से जितवाया। 2004 नेशनल लेवल पर, पार्लियामेंट लेवल पर 2004 में स्टेबल गवर्नमेंट। आप अगर देखेंगे 1996 से लेके 96 के बाद 98 में गवर्नमेंट गिरा, 98 के बाद इमीडिएट 99 में गवर्नमेंट गिरा। तो ये सिलसिला जारी हो रहा था, जारी था। घनश्याम साहब ने 2017 जनवरी 2000 को घनश्याम साहब ने यह कहा था, बहुजनों के मर्जी के बिना इस देश की सरकारें बनना मुश्किल होगा। बहुजनों के मर्जी के बिना इस देश में सरकारें बनना मुश्किल होगा। मगर 2004 में हमें क्या दिखाई देता है? 89 के बाद 2004 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने घोटाला किया ईवीएम के माध्यम से। पूरे
इंडिया में 2004 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल हुआ और कांग्रेस ने घोटाला किया। 2004 में घोटाला किया, कांग्रेस ने धांधली की, घोटाला किया और घोटाला करके चुनाव जीता। 2009 में भी घोटाला किया, 2000 इसके सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है। सुब्रमण्यम स्वामी 2004 में मदुरई से चुनाव लड़ रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी को 1500 बूथ में से 500 बूथों पर मदुरई के लोकसभा सीट पर 500 बूथों पर 1, 2, 3, 0 ऐसे वोट मिले। 1500 बूथों में से 500 बूथों पर जो व्यक्ति जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट है, ऐसे व्यक्ति को, और जो व्यक्ति एक समय प्लानिंग कमीशन में थे, प्लानिंग कमीशन में जो व्यक्ति रहा, ऐसे व्यक्ति को कितने वोट मिले? 500 बूथों पर। आउट ऑफ 1500 बूथ, 500 बूथों पर उनको 0, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले। तो उन्होंने क्या किया? इलेक्शन कमीशन के विरोध में बोलना शुरू किया, चुनाव आयोग के विरोध में बोलना शुरू किया। दूसरी बात क्या हुई साउथ इंडिया की? यही बात मैं जो ये यूपी की बात जो बोल रहा हूं मैं, साउथ इंडिया की बात को जोड़ के अगर आप देखेंगे, मैं यूपी के बारे में क्या कहा मैंने? 2007 से स्टेबल गवर्नमेंट, 2007 2012 तक मायावती को दिया, 2012 से 2017 तक अखिलेश को दिया, अखिलेश को देने के बाद 2 टर्म योगी को। अभी वो लोग ये नहीं बोल सकते कि आप घोटाला करके आए। अभी अखिलेश यादव या मायावती योगी को ये नहीं बोल सकते कि आप लोगों ने घोटाला किया। योगी आदित्यनाथ बोलेंगे कि अरे भाई आप 2007 में आए थे, आप कैसे जीत गए? 2012 में अखिलेश यादव को उन्होंने दिया, तो वो अखिलेश यादव भी चुप, मायावती भी चुप। चुप क्यों है? ये लोग चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और दूसरे भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन उनको इस तरह से ईवीएम से घोटाला करके उनको लाया और अभी उनको ठंडा किया। नेशनल लेवल पर साउथ की ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। चंद्रबाबू नायडू 2004 में चुनाव हार गए। 2004 में चंद्रबाबू नायडू, उसके पहले वो चंद्रबाबू नायडू सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। आज आंध्र और तेलंगाना अलग है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू 2004 में चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक्सपर्ट आदमी को बुलाया और उन्होंने कहा कि ईवीएम में घोटाला होता है क्या ये पॉसिबल है? तो हरिप्रसाद नाम के व्यक्ति को उन्होंने ये पूछा था और सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो तमिलनाडु से चुनाव हार गए थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के विरोध में बोलना शुरू किया था। इलेक्शन कमीशन के विरोध में उन्होंने एक सेंटेंस बताया और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया। 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया पहली बार। जब उन्होंने केस फाइल किया, उसके पहले क्या हुआ? चुनाव आयोग ने दिल्ली के जो निर्वाचन सदन है दिल्ली का, सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि जब बैलेट से चुनाव होता था, तो बैलेट से जब चुनाव होता था तो रिटेल फ्रॉड होता था। कहीं कहीं पर एकाध जगह हुआ तो फ्रॉड होता था, मगर अभी जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो ये होलसेल फ्रॉड हो रहा है, ऐसा बयान सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था। जब ये बयान सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया, क्योंकि ये एक नेशनल पार्टी का
लीडर था। तो चुनाव आयोग ने उनको बुलाया, उनको कहा कि आपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है और इस तरह का पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, तो आप एक काम करो कि आपके पास जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको लेके आओ निर्वाचन सदन में, दिल्ली के ऑफिस में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में आप लेके आओ। आपको हम ईवीएम दिखाते हैं, ईवीएम देते हैं, ये ईवीएम आप हैक करके बताओ। मैं जो बात बता रहा हूं 2009 अगस्त 2009 की बात बता रहा हूं, और चुनाव आयोग के इस चैलेंज को सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ उनके एक्सपर्ट लोग, जीवीएल नरसिम्हा राव, हरिप्रसाद, जीवीएल नरसिम्हा राव, सुब्रमण्यम स्वामी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गए। अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, बीएल के लोग, जो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कंपनी ईवीएम बनाती है, उनके लोग, ईसीआईएल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लोग वहां उपस्थित थे। अभी उनके सामने इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा, जो सुब्रमण्यम स्वामी के साथ जो लोग थे उनको कहा कि ये मशीन है, ये मशीन को हैक करके बताओ। जब सुब्रमण्यम स्वामी, हरिप्रसाद और जीवीएल नरसिम्हा राव, जो हरिप्रसाद है, उन्होंने ईवीएम मशीन को खोला। ईवीएम मशीन को खोलने के बाद उन्होंने कहा, 2009 की बात आप लोगों को बता रहा हूं कि घोटाला किस तरह से होता है, आपको पता चलेगा। 2009 में हरिप्रसाद ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जब वो मशीन खोली और उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे लगता था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ईवीएम मशीन को मैं एक वीक लगेगा, एक सप्ताह लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं इसको हैक करने के लिए, इस मशीन को हैक करने के लिए 7 दिन लग सकते हैं, ऐसा मुझे लगता था। मगर अभी मशीन खोलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मशीन को मैं आज ही हैक करके बता सकता हूं। जब उन्होंने ऐसी बात कही वहां पर, तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने ये कहा कि हमारी मशीन को पेटेंट है, ये मशीन आपने ओपन की, ये तुरंत बंद कर दो और इसको बिना हाथ लगाए, विदाउट हैंड टच, इसको हैक करके दिखाओ। और उन्होंने क्या किया, उन लोगों को ये कहा था, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने भी कहा था कि ये मशीन को पेटेंट है। इलेक्शन कमीशन के लोगों ने वो सारा वीडियो रिकॉर्ड किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से उन सारे लोगों को भगाया, जो एक्सपर्ट लोग थे। जीवीएल नरसिम्हा राव, जिन्होंने गूगल का डेमोक्रेसी एट रिस्क 2010 में ये बुक पब्लिश हुआ और बुक में दुनिया भर की उसमें ईवीएम मशीन को बैन किया है, सारी बातें लिखी हुई है। जीवीएल नरसिम्हा राव आज के तारीख में आंध्र का ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर है उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने बुक और उन्होंने कहा कि क्या ये मशीन पेटेंट वाली मशीन है, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको पेटेंट के लिए अप्लाई किया था? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि इन्होंने हमें पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, मगर हम लोगों ने उनको सवाल किया कि हम लोगों ने सवाल क्या किया, सवाल क्या पूछा, हम लोगों ने कहा कि कुछ क्लैरिफिकेशन है, वो क्लैरिफिकेशन आप हमें
क्लैरिफिकेशन जो है वो आप प्रोवाइड करो, हमारे डाउट्स जो है वो क्लियर करो। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने वो डाउट्स क्लियर नहीं किए, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उनको कहा कि जो आपने पेटेंट के लिए जो एप्लीकेशन किया है उसको विड्रॉ करो। और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एप्लीकेशन जो किया था पेटेंट के लिए वो विड्रॉ किया। विड्रॉ किया इसका मतलब क्या है? ये मशीन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने बताया कि ये मशीन ट्रस्टवर्दी है, ये मशीन ट्रस्ट करने लायक नहीं है, ये मशीन पेटेंट वाली नहीं है। पेटेंट वाली नहीं है का मतलब क्या है? ये मशीन अयोग्य है, जिससे चुनाव, जिसके माध्यम से चुनाव नहीं किया जा सकता, चुनाव कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ये मशीन से, इस मशीन से चुनाव कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा किसने कहा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ये कहा। उसी मशीन के माध्यम से इंडिया में चुनाव हो रहा है। 2009 को जर्मनी के फेडरल कोर्ट ने माना ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ईवीएम मशीन क्या है? असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, जो वोटर है, जो व्यक्ति वोट देने जा रहा है, उसको हर एक आदमी को, एक सिंगल व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि मेरा वोट गया कहाँ। हर एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। इसलिए जर्मनी के फेडरल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ईवीएम मशीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। 2009 में जजमेंट दिया, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ईवीएम के ऊपर और ईवीएम बैन कर दी। भारत में क्या हुआ? जिस मशीन को पेटेंट नहीं है। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है, कमेटी है, ये हमारा सोशल मीडिया पे सारा जा रहा है। हम चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। जो बात हम बोल रहे हैं, अगर ये झूठ है, पिछले 2 महीने से हम इस यात्रा में कंटिन्यू घूम रहे हैं मेचराम साहब के साथ। डेली हम लोग इस लाइव, ये चल रहा है, लाइव चल रहा है वामन मेचराम साहब के पेज पर, एमएन टीवी पर लाइव चल रहा है। और चुनाव आयोग को हम चुनौती दे रहे हैं, चुनौती कर रहे हैं, चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज क्या कर रहे हैं कि अगर हमारी बात झूठ है, गलत है, तो आप हमारे ऊपर एफआईआर करो, आप हमारे ऊपर एफआईआर करो। ये लाइव देख के आईबी के लोग भी एफआईआर कर सकते हैं, हमारे ऊपर इलेक्शन कमीशन के लोग एफआईआर कर सकते हैं। आईबी के लोग तो देखते हैं, वीडियो निकाल के जाते हैं हमारा प्रोग्राम का। आईबी के लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग प्रोग्राम का सारा डिटेल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इंडिया का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आईबी के लोग वो वीडियो निकाल के जाते हैं। पूरा सारा प्रोग्राम होने के पहले से इंफॉर्मेशन उनके पास होता है, आपका सारा पैम्फलेट उनके पास जाता है, आपकी सारे डिटेल इंफॉर्मेशन उनके पास जाते हैं। वो उनको भी हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर करो, केस करो। चुनाव आयोग इस तरह से धांधली में, गड़बड़ी में, चुनाव आयोग की कमेटी ने क्या किया, टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने क्या किया? चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने 2009 को ये कहा कि 9,03,000 मशीनों को आप यूज मत करो, इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये मशीनें पुरानी हैं, ओल्ड है, अपडेटेड मशीनें नहीं है। एक तो मशीन को पेटेंट नहीं है, मैंने ये बात बताई, पेटेंट नहीं है। इंटरनेशनल लेवल को लेके आपको समझाए, इंटरनेशनल लेवल का एग्जांपल देके आपको ये बात समझाई कि इस मशीन को पेटेंट नहीं है। दूसरी बात,
ये मशीन चुनाव आयोग ने जो मशीन को 2009 में इलेक्शन के लिए यूज किया, इस्तेमाल किया, वो मशीनें पुरानी मशीनें थी, खराब मशीनें थी। उनके माध्यम से चुनाव करके 2009 का चुनाव कांग्रेस ने जीता, घोटाला किया, चुनाव जीता 2009 का। उसके बाद क्या हुआ, 2010 2012 तक सुब्रमण्यम स्वामी का केस 2009 से 2012 तक दिल्ली हाईकोर्ट में चला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी का केस रिजेक्ट किया, और जब रिजेक्ट किया तो सुब्रमण्यम स्वामी 2012 के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के केस के विरोध में, जो केस इलेक्शन कमीशन के विरोध में थी और वीवीपीएटी मशीन लगाने के संदर्भ में थी, सुब्रमण्यम स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को। जजमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सी बड़ी अदालत है? कोई है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। जजमेंट के तहत उन्होंने ये कहा, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी अदालत नहीं है। अगर चुनाव आयोग का दावा कि ये मशीन हैक नहीं होती, अगर ये दावा चुनाव आयोग का था या ये मशीन को कोई भी हैक नहीं कर सकता, तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को साबित करना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के विरोध में 2019 का जो चुनाव है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। तो 2019 के चुनाव का रिजल्ट, केवल 4 पेज का रिजल्ट, आज तक लोगों में केवल 4 पेज का रिजल्ट चुनाव आयोग ने पब्लिश किया है। जितना रिजल्ट पब्लिश किया, चुनाव आयोग के वेबसाइट में जितना रिजल्ट पब्लिश किया, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 4 पेज का रिजल्ट, केवल 4 पेज का। इलेक्शन हुआ 7 पेज में, और चुनाव आयोग ने रिजल्ट पब्लिश किया 4 पेज का। उनके वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहिए था। जितना पब्लिश किया 373 सीट का, उसमें से 220 सीट्स पर सीट की बात नहीं कर रहा है। 220 लोकसभा के सीटों पर ज्यादा वोट निकले चुनाव आयोग के वेबसाइट पर, और 153 सीट पर कम वोट निकले। लोगों ने जितने डाले उससे कम वोट निकले 153 सीट पर लोकसभा के। इस महीने में सारी की सारी पर्चियां इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके उसको डिस्ट्रॉय किया कर रहे हैं। वोटों की चोरी, जिनके पास वोट नहीं होते वो वोटों की चोरी करते हैं, जिनके पास वोट नहीं होते वो वोटों की चोरी कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हुआ? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। आज जो हमारे सामने जो समस्या है वो समस्या इंटैक्ट है, वो समस्या एज इट इज है। कांशीराम साहब ने 2000 में कहा था, वर्ष 2000 में कांशीराम साहब ने ये बात कही थी कि बहुजन समाज के मर्जी के बिना इस देश का आने वाले समय में इस देश में सरकारें बनने वाली नहीं है। बहुजन समाज के मर्जी के बिना इस देश में सरकारें बनना मुश्किल होगा।
बहुजन समाज के मर्जी के बिना। मगर 2004 में क्या हुआ, ईवीएम की मर्जी से सरकार बनी, कांग्रेस को फायदा हुआ। 2009 में ईवीएम की मर्जी से सरकार बनी, कांग्रेस को फायदा हुआ। 2014 में ईवीएम के मर्जी से सरकार बनी, बीजेपी को फायदा हुआ। 2019 में ईवीएम के मर्जी से सरकार बनी, फायदा किसको हुआ, बीजेपी को हुआ। मतलब जो शासन जाति के लोग हैं, कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का, तो हमें दिखाई देता है कि ब्राह्मणों के दल 5 नेशनल पार्टियां, 6 नेशनल पार्टियां, और बहुजन समाज, जो मूलनिवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनकी नेशनल लेवल पर पार्टियां सुपरास्ताप कर लिया। जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनके वोट ज्यादा है, इसलिए कांशीराम साहब ने क्या कहा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज क्या हो रहा है, ईवीएम के मर्जी से सरकारें बन रही है, इसलिए हमें उसको रोकना होगा। और उसे रोकने के लिए हम लोग आने वाले समय में, मेश्राम साहब ने ऐलान, मेश्राम साहब आने वाले समय में भारत बंद का ऐलान करने वाले हैं। मेश्राम साहब चुनाव आयोग को लिखित देने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स करनी चाहिए, और आने वाले समय में अगर जो हम जिस तरह से हम लोग उनको कहते हैं, बोलते हैं, उस तरह से अगर उन्होंने नहीं किया, तो आने वाले समय में हम लोग 15 लाख लोगों को, एससी के 15 लाख, एसटी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, 15 लाख लोगों को 15 लाख बूथों पर तैयारी करना होगा, और 15 लाख ईवीएम मशीन को तोड़ना होगा। मेश्राम साहब ये ऐलान करेंगे, और मेश्राम साहब खुद इसको स्टार्ट करेंगे, खुद ईवीएम मशीन खोलेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। इतनी ही बात इस मौके पर, क्योंकि जहाँ प्रोग्राम है वहाँ पर आप अगर आएंगे तो सारी बातों को विस्तार से बताया जाएगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।